बेटा खामोश। अभी ना हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके लिए मैं आपके लिए एक थोड़ी सी सहूलत भी आप लोगों को दे देता हूँ, वरना माशाल्लाह वाले बच्चे हैं आप लोग सारे के सारे, ऐसे आपको समझ नहीं आती। ठीक है, अब हो गए सारे कंट्रोल्ड। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर तवज्जो से आप देखेंगे। देखो भाई, ये सिस्टम, मोबाइल छोड़ दे बेटा, मैं तेरे मोबाइल पे भी स्क्रीन शेयर कर दूँ, यहाँ भी मेरा ख्याल है हर बच्चे को ना, जो वहाँ से इंटर हो, उसको बोले आपने एडमिशन लेना है, मोबाइल के अंदर लैन स्कूल का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यहाँ क्लिक मारूँ, सारी स्क्रीन नजर आए क्या कर रहा है बच्चा। जैसे यहाँ नजर आती है ना स्क्रीन पे कि भाई यार ये इस टाइम ये कर रहा है बच्चा, यहाँ दिखता है सारा ऐसे। नहीं नहीं, ये तो अभी मैंने कहा ऐसे आपकी स्क्रीन भी दिखे, मोबाइल की भी सारी, लैंड स्कूल की। फिर यहाँ से टीचर कंट्रोल पे क्लिक करे, कंट्रोल हो जाए, रुक जा बेटा अब तू किसको मैसेज भेज रहा है क्लास के दौरान। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना। बहरहाल आज जो हमारा टॉपिक है, आपकी क्लासेस पिछली 10 मिस हुई हैं, 3 मिस हुई हैं, 4 में से सब भूल जाओ। ये एक जर्नल टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रंट एंड डेवलपर को जितना काम सिखाया ये आना चाहिए, लेकिन फ्रंट एंड डेवलपर से बैकएंड के हवाले से सिर्फ एक चीज पूछी जाती है। अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड पे जा रहे हो, अभी ये मन स्टैक के लिए नहीं जा रहे, किसके लिए जा रहे हैं? फ्रंट एंड के लिए। वो पूछेगा आपको HTML आती है, CSS आती है, जावा बूटस्ट्रैप आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, हाँ हाँ आती है, रिएक्ट आती है, भाई रिएक्ट में ये लॉजिक आते हैं, ये वाले नहीं आते, कुछ बेसिक चीजें। रिएक्ट में देखो, बड़ी बड़ी चीजों में क्या बताता हूँ, नंबर 1 पे बड़ी चीजों में आता है जो उसके हवाले से, इसका JSX डॉम समझना कि भाई ये वन सिंगल एप्लीकेशन कैसे होता है ना, वन पेज एप्लीकेशन है हमारे पास, ठीक है, तो ये कैसे काम करिए, वो सारा मेथड आपको मैंने बता दिया। दूसरे नंबर पे इसके अंदर आता है हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, क्लास और फंक्शनल, ये चीज आपको पता है, क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसके अंदर अगली चीज होती है प्रॉप्स, वो भी आपको पता है किस तरीके से काम कर रहा होता है, बस। नेक्स्ट उससे लेवल पे आओ, इसमें होता है कॉन्टेक्स्ट API बड़े डेटा के लिए, वो भी समझ आ गया। फिर इसमें नेक्स्ट पेजेस नहीं कि चेंज होते, कंपोनेंट चेंज होता है, उसके लिए राउटर्स होते हैं, राउटर भी आपके आगे, तो आपको आगे रिडक्स का सवाल होता है, वो हम इंशाल्लाह रिडक्स पढ़ेंगे। स्टोर में हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया ना, तो रिडक्स बहुत हाई लेवल पे जाके यूज होता है, लेकिन हम वन टाइम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक ये फ्रंट एंड के हवाले से सवाल खत्म, बस ये है। बाकी मटीरियल UI है, मटीरियल UI यूज करो। स्टाइलिंग के लिए 3-4 चीजें, आप टेलमेंट CSS यूज कर सकते हो, आप बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो, आप मटीरियल UI यूज कर सकते हो। मटीरियल UI की मैं एग्जांपल दूंगा, मटीरियल UI बताऊंगा। टेलमेंट के अब YouTube शुरू हो गया है, YouTube पे बहुत सारे लोग उस पर वीडियोस बना रहे हैं छोटी छोटी, देखें भाई टेलमेंट में ये होता है, वो बस देख लेना, 2-4 समझ आ जाएंगे। मटीरियल पे आपको नहीं मिलेगी सही से कहो तो, मटीरियल का काम मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, मटीरियल UI अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई, आपको मोबाइल एप्लीकेशंस के हवाले से काम समझ आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसे नहीं होता HTML का टैग ओपन किया और बाकी सारा काम किया, मोबाइल एप्लीकेशन में मटीरियल UI यूज होती है। तो मटीरियल UI का आपको हिंट दे दूंगा किस तरीके से काम कर रहा होता है, आपको ये बेसिक्स नॉलेज समझ आ जाएगी, क्लियर है। ये फ्रंट एंड के हवाले से। अब फ्रंट एंड के हवाले से ये सब फ्रंट एंड का लॉजिक है। और जावास्क्रिप्ट में क्या, या रिएक्ट में अब वो पूछे एरे में वैल्यू कैसे पुश होती है, एरे के मेथड्स क्या होते हैं। अब रिएक्ट के लिए एरे के मेथड अलग से थोड़ी नाजिल हुए, वही मेथड जो जावास्क्रिप्ट के थे। अब देखो आधे से ज्यादा हम जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे होते हैं, बस यहां सिर्फ ये फर्क होता है, जहां हम बार बार लिखते थे ना एक डॉक्यूमेंट वैल्यू को कॉल करना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय इनपुट वैल्यू से लेते थे, अब वो करने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा उसके अंदर एक वेरिएबल पास कर देते हैं, उसको डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। यहाँ फंक्शन डायरेक्ट उस टैग के अंदर लिख देते हैं, यहाँ HTML बहुत आसानी से लिख लेते हैं, यहाँ तक का जर्नल काम होता है। अब जो नई चीज होती है हट के अभी तक जो काम किया है, ये मैंने आपको, ये वाला काम मैंने आपको उन बच्चों को भी करवा दिया था जो बच्चे आज हमारे साथ कोर्स में नहीं है। वो तब की बात है जब हम ये कोर्स एंड कर रहे थे मॉड्यूल 1 का। मैं आप HTML CSS बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके थे। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने कहा था कि फ्रंट एंड डेवलपर को एक चीज आनी चाहिए जो कि है API इंटीग्रेशन। क्या है API? क्या होती है एनीवन? API फुल फॉर्म ही बता दो यार। हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, किसी एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस। मतलब आते हैं यहाँ और ये ऑन करते हैं, यार कुछ भी, ये चलो ये रहा, ये क्या है, ये इसका प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस है। यहां तक लेना भाई, हाँ हाँ बच्चों के साथ मैं यूं नहीं आना चाहिए। अच्छा ये 2 फिंगर करूं, एक ना रखूं यूं ना रहा, यूं रखूं। सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, इमेज, नीचे ईमेल, ये
जो चीज अभी आ रही है ये यूजर इंटरफेस है। क्या है? यूजर इंटरफेस है नॉर्मल, मतलब आपकी डीपी लगी हुई है आपका ये। लेकिन क्या प्रोग्रामिंग को यही दिख रहा है? प्रोग्रामिंग को पीछे क्या दिख रहा है? एक एरे है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है इमेज यूआरएल या प्रोफाइल यूआरएल, जो भी व्हाटएवर जो भी उसने बनाया वो उसके अंदर कोई एड्रेस है या नहीं? एक उसमें लिखा हुआ है नाम और उस नाम के आगे ये वाला सुफा कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे ईमेल का कॉलम है ना, उसमें ईमेल लिखा हुआ है। अब प्रोग्रामिंग में उसको ऐसे देख रहा है तो वो उसका प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस हो गया और ये यूजर इंटरफेस होगा, यूआई जिसको कहते हैं। तो एपीआई और यूआई, यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बात समझ आ गई? क्लियर है? ऐसे एग्जांपल याद रख लो, सामने कोई इंटरव्यू में कभी पूछे उसको आप एग्जांपल में ऐसे ही दे देना। कोई भी चीज सामने ओपन कर लेना, किसी की भी प्रोफाइल, कुछ भी, लिंक्डइन, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, कुछ भी, बोलो ये देखें ये रहा आपकी प्रोफाइल है, ये जो सामने दिख रहा है ये यूआई है, यूजर को इंटरफेस जो यूजर देख रहा है। लेकिन इसके बैक पे असल में क्या, एरे होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट में डेटा होगा, ये जो है ना ये क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई। और एपीआईज बनी होती हैं, जितने यूजर होते हैं एक एपीआई। अच्छा एपीआई एक होगी, एक उसमें वेबसाइट में एक बड़ी एपीआई लगा दी। अब एक वेबसाइट में एक एपीआई होगी? नहीं, बहुत सारी हो सकती है। मतलब प्रोडक्ट की एपीआई अलग हो सकती है, यूजर्स की अलग हो सकती है, यूजर में भी अलग हो सकती है, सेलर अलग, बायर अलग। दराज पे एट अ टाइम एक ही बंदा, दो, मैं दराज पर रजिस्टर्ड हूं दो तरह से, एक ही आईडी से। अब एक आईडी से दो तरह, मैं जैसे ही दराज पे जाता हूं वो कहता है बाय, एज अ बायर हूं, क्लिक करता हूं सेलर बन जाता हूं, मेरा डैशबोर्ड चेंज हो जाता है, लेकिन आईडी और सब डेटा मेरा उसके पास मेरा सेम है। समझ गए बात यहां तक? ठीक है। अब वहां पर मुझे क्या करेगा? अगर मैं बायर होता तो वहां अलग चीज दिखाता, आपका, आपने ऐड टू कार्ट क्या किया है, आपने ऑर्डर क्या किया है, ऑर्डर हिस्ट्री क्या थी, आपने क्या क्या चीजें लाइक की हैं, प्रोडक्ट्स दिखाएगा मुझे। जब मैं एज अ सेलर जाता हूं तो क्या दिखाता है? तो मुझे प्रोडक्ट्स दिखाता है, कौन सी? जो मैंने ऐड की हुई है। मुझे लोगों की प्रोडक्ट नहीं दिखाता, वो मुझे क्या दिखाता है? कोई पेमेंट मेथड दिखाता है, मुझे ये दिखाता है ट्रैकिंग, आपका ऑर्डर कहां तक पहुंचा है। समझे बात समझ आ रही? ये सारा क्या है? ये दो, अब ये एक ही डेटा क्या, एक ही एरे के अंदर कहां से बना होगा इतना सारा, हर चीज को अलग अलग। फिर जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके हवाले से, यूजर का, प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट के अंदर अलग एरे बनता है, हर प्रोडक्ट का अलग से एरे बन गया। आप आए उस प्रोडक्ट को नाम दिया, जो जितनी चीजें हैं वो सब, तो ये भी एपीआई है। ठीक है। अभी हम एपीआई बनाना, ये एपीआई बनती कहाँ है? ये बैकएंड का काम है, सर्वर पे बनती है। ठीक है। हम ये सर्वर पे एपीआई बनाने का काम देखेंगे। और वो एपीआई में जो डेटा है ना, हम एपीआई, अच्छा सर्वर का काम क्या होता है? सर्वर में डेटा पड़ा होता है? नहीं, कभी भी ये नहीं कहना डेटा सर्वर में, डेटा डेटाबेस में है। सर्वर का काम है सिर्फ सर्वेंट ला के देना, बस। ठीक है, समझे बात? मतलब किचन डेटाबेस है, जो किचन से बंदे डेटा ला रहे हैं, किसको देना है? मतलब टेबल लगे हुए हैं शादियों में बहुत सारे, एक है जो हर बंदे को नॉर्मल खाना पड़ा, कुछ है खास है यार, वो सामने टेबल लगाया वो दूल्हे के घर वाले हैं या उसके घर वाले हैं, इनको ज्यादा खास, अलग टेबल। ये ऐसे ही है, जैसे एडमिन है उसको थोड़ी अलग प्रियोरिटी देनी है, उसको कुछ अलग चीजें देनी है। ये अच्छा ये कौन है? ये बायर है, इसको अलग देनी है। ये यूजर है, ये बिलफर सेलर है, तो इसको अलग प्रॉपर्टी देनी, वो उसके हिसाब से सर्वर दे रहा होता है, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। आपने हाथ उठाया था जी? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ तक बात समझ गए ना? अब ये एपीआई है ना, एपीआई बैकएंड में बनेगी, वो अभी इंशाल्लाह हम नोड जेएस पे एपीआई किसी पे भी बना दो, आप डॉट नेट पे बनाओ, आप जावा पे बनाओ, आप पाइथन पे बनाओ, किसी पर भी बनाओ, बनी भी हो, उस एपीआई को आप अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई यार ये तो नोड पे ही बनी हुई होगी, पीएचपी पे बनी, वो भी अटैच हो जाएगा। सिर्फ एक फर्क होता है। अब मसला ये है, आप एपीआई पढ़िए पीएचपी में या डॉट नेट में, आपको उसको इंटीग्रेट कराना है जावास्क्रिप्ट के साथ, तो आपको जावास्क्रिप्ट आती है। अब जावास्क्रिप्ट आना काफ़ी नहीं है ना, आपको पीएचपी भी इतनी तो आनी चाहिए कि आप उससे डेटा निकाल सको, उसके कुछ साइंटेक्स तो पता होने चाहिए, और साइंटेक्स के साथ साथ जब डेटा ले रहे हो तो उसकी डेटा टाइप्स भी पता होना चाहिए, फिर डेटा गेट करने के मेथड भी पता होने चाहिए। बात समझ में आई? यहाँ फोकस करें, आपकी वो स्क्रीन चल रही है, अगर लाइट जाएगी तो। अब ना ये चीज़ आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अब ये प्रोग्रामिंग के अंदर मसला होता था, इसीलिए हमने मर्न पूरा जो बना है ना, मर्न, ये इसी बेस पे बना है, जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे नोड जेएस पे चलाने के लिए। अब एपीआई बनी हुई है नोड जेएस पे, नोड जेएस के जावास्क्रिप्ट है, तो जावास्क्रिप्ट में आपको एरे भी पता है, मेथड्स भी पता है, सब कुछ पता है।
बस यूज करने का तरीकेकार चेंज होगा। जैसे रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट को यूज करने का तरीकेकार चेंज है, मतलब वो नोड.जेएस में सीखेंगे। अब हम ये आज जो हमारा टॉपिक है वो ये फ्रंट एंड वालों ने डेट सब कुछ बना दिया, सब कुछ रेडी कर देते हैं फ्रंट एंड वाले। अब फ्रंट एंड वालों को बैक एंड वाला एक इतनी सी यूआरएल देता है, लिंक देता है। क्या देता है? यूआरएल लिंक। बोलता है ये लो भाई लिंक, ऐसे हाथ में नहीं देता यूएसबी में, जैसे भी आपको डेटा कहीं पर एयरफोर्स शेयर पे आ गया लिंक, ये लो लिंक कॉपी करते हो आप। उस लिंक में क्या है? उसी के अंदर सारे यूजर्स हैं, जो डेटा है उसी के अंदर, एपीआई उसी के अंदर। वो कहता है अब ये यूजर है, इनको प्रिंट कराओ। अब कल को यूजर बढ़ेंगे तब भी उसमें बढ़ेंगे, आपका कोई ताल्लुक नहीं यूजर बढ़ाने से। आपको बस ये पता है कि जब बढ़े यूजर तो कहाँ शो होगा, डिलीट होगा तो कहाँ शो होगा, आप सिर्फ रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो आज जो हम जो मेथड पढ़ रहे हैं एपीआई इंटीग्रेशन का, जावास्क्रिप्ट में इसके दो मेथड हैं। एक है फैच मेथड, दूसरा है एक्सियोस। क्या है? फैच मेथड नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को फैच मेथड पढ़ाया था आप लोगों के उसमें बिल्कुल एंड की क्लास में, आखिरी क्लास में जब आपका एंड हो रहा था कोर्स का, तब मैंने फैच मेथड पढ़ाया था। वैसे अगर किसी को पढ़ना भी हो तो आप यहाँ जा सकते हो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाने के बाद सुफा कंप्यूटर एजुकेशन पर आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। और इसके अंदर आप लोगों की क्लास क्या थी बेटा? आप लोगों के उसका प्लेलिस्ट का नाम क्या होता था? W5 या W4 क्या था? W5 यहाँ आ रहा है नजर, W6 है। एपीआई इंटीग्रेशन यही है आपकी, यही क्लास। वीडियोस बनाई थी मैंने। यहाँ आते हैं एपीआई इंटीग्रेशन इन जावास्क्रिप्ट, ये रहा। की क्लास में रिकॉर्ड करवाया था मैंने। हाँ पूरा भाई। और ये एरर कहां से आएगा? फैच मेथड, जिसको फैच मेथड देखना हो वो यहाँ आके देख लेना, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है, बेसिक सा है। एक्सियोस पर भी यही मेथड है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मेथड मुश्किल नहीं है, मेथड जब बड़ा होना शुरू होता है ना तब प्रॉब्लम होती है। डेटा बढ़ना शुरू होता है तो प्रॉब्लम होती है, कंडीशंस बढ़ना शुरू होती है तो प्रॉब्लम होती है। वरना एक नॉर्मल अभी जो बेसिक में आपको करवाऊंगा ना, वो आप बोलोगे बहुत आसान है यार, एक डेटा लिया उठाया तो प्रिंट हो गया। बस प्रॉब्लम कहाँ है? जब कंडीशंस बढ़ेगी। जैसे बेटा एरे में एक वैल्यू भेजनी है, मुश्किल काम है? नहीं। पुश करना, एरे बनाना है, मुश्किल नहीं है। एरे में वैल्यू भेजनी है, मुश्किल नहीं है। एरे से वैल्यू डिलीट करनी है, मुश्किल नहीं है। सब आसान है। तो अब करो ना प्रोफाइल पे, पोस्ट पे, यहाँ ये काम करो ना। वहां तो काम का नहीं है मेरे एरे में ये पुश लगा के, ये काम का है। एरे से ये जो अभी हम कर रहे थे पोस्ट वाला मेथड, ये जो हम लोगों ने लगाया हुआ था, ये काम का है, ये करना है आपने। असल चीज तो ये है ना, यूजर को क्या बोलोगे, देखो मैं भेज लेता हूँ डिलीट कर दो, नहीं मुझे ये करके दो मेरे काम आए वो। तो ये चीजों पे प्रैक्टिस है काम वो, ये इसमें चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ आता हूँ मैं इसी चीज को लेके। यार तू बंद हो जा, बस ठीक है। ये दो स्क्रीन से, और इसको समझने के लिए मैं सब हटाऊंगा, ये भी हटाऊंगा, मैं सीधा जाऊंगा अपनी ऐप पे। सब चीज़ें बंद कर दी मैंने, आपने सिर्फ तवज्जो से देखना है। मैं आता हूँ अपनी app.jsx में, ठीक है। मैं सब नैप बार शैप बार सबको कहता हूँ भाई अभी फ़िलहाल के लिए आपकी हो गई है छुट्टी, ठीक है। सबको बोलो छुट्टी पे जाओ। ये सबको कर दिया यहाँ से कमिट आउट, ठीक है भाई। ये आ गया मेरा H1 हेलो, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, बस MT3। परफेक्ट, ठीक है भाई। सब कुछ गया, ये सब कमिट कर दिया। ये बाद में हम यूज करेंगे तो वहां पर इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं यहाँ, वो नेविगेट शेविगेट जो है इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, अभी नहीं छेड़ रहा मैं, वरना फिर कोड आगे छेड़ना पड़ जाएगा। अब हमने पढ़ना है एक्सियोस। व्हाट इज एन एक्सियोस? For those wondering what is an Axios React, here is a brief introduction. Axios is a popular JavaScript library. पहली चीज तो ये JavaScript की क्या है? लाइब्रेरी है। इसके अंदर हमारे पास JavaScript के बहुत सारे फंक्शंस होंगे। ये खास किस लिए यूज होती है? अब मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं। क्या है? मल्टीपल लाइब्रेरीज मौजूद हैं JavaScript के हवाले से। ये लाइब्रेरी किस लिए है? ये लाइब्रेरी है, देखो लाइब्रेरीज होती हैं, कुछ रिसर्च लाइब्रेरी होती है, अलग अलग चीज़ों की होती है। यहाँ जो लाइब्रेरी है वो है HTTPS रिक्वेस्ट। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वैसे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहता है, HTTP फुल फॉर्म लिख दो, यहाँ पता चल जाएगा। हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। अब प्रोटोकॉल्स का क्या मतलब भाई, ये असल में है ये HTTP, यहाँ पर जो आप भेजते हो ना ये, ठीक है, ये HTTP है कि भाई जब आप किसी चीज पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो तो अब एक देखो, अब मुझे एक बात बताओ, आप हमेशा गूगल, जब मैं गूगल पे आता हूं, मैंने यहां पे गूगल से डेटा मांगा है, गूगल को डेटा भेजा है, क्या हुआ है, यहां पे मैंने डेटा मांगा है, यही लगता है, लेकिन यहां डेटा गया भी है। क्या डेटा गया होगा भाई? हाँ, नहीं नहीं, google.com वो तो यहीं का यहीं है, ये गया नहीं है, ये तो यहाँ ब्राउजर ने सिर्फ उसको लिंक को सर्च किया अपने पास, गया नहीं है। गया पता है क्या है? आपको पता भी नहीं चला, आपका आईपी एड्रेस, आपकी आईडी, बहुत सारी चीजें चली गई। यहाँ किसकी आईडी शो हो रही है? सुफा की ना। अगर मैं कुछ और किसी और का लिखता तो यहाँ किसी और की आईडी होती। ये आईडी शो हो रही है। और छोड़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है? पाकिस्तान। अगर मैं इंडिया में लेके करता तो इंडिया लिखा हुआ आता, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में लेके रखता करता तो ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ था। मतलब VPN ऑन करके लिखता, मैं कौन सा ऑस्ट्रेलिया जाके लिखता, ठीक है, जहां भी ये चीजें लिखता तो उस तरह ऑस्ट्रेलिया शो करेगा। क्योंकि हो क्या रहा है, आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया, आपने जब लिख के इंटर मारा तो आईपी एड्रेस फेक किया है। यहां से जो आईपी एड्रेस गया ना, वो सबसे पहले कंडीशन चल। अब इसके पीछे देखो हमें क्या है, नेटवर्क कितना फास्ट है। google.com लिखा, इतनी देर में यहां से अमेरिका में AWS का सर्वर जहां पड़ा हुआ है वहां रिक्वेस्ट गई है, उसकी डेटाबेस में जाके उसने डेटा ढूंढा है, बताया भी है कि भाई ये कंट्री कौन सी है, बोला यार ये पाकिस्तान है, अच्छा पाकिस्तान है, ये डेटा उठा भेज दे, इसमें ये चीजें ब्लॉक है। नहीं मेरा सिस्टम ऑन है, ये नहीं बंद, वो ऑन है, वो स्क्रीन सिर्फ ब्लिंक मारती है, हाँ ऑन है बेटा, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, यहाँ पर इस तरीके से शो ऑफ हो रही है कि ये डेटा जा भी रहा है, आ भी रहा है। अब यहाँ मल्टीपल रिक्वेस्ट होती है, गेट की रिक्वेस्ट भी होती है, पोस्ट भी होती है, मतलब डेटा पोस्ट करना वो भी होती है, डिलीट भी होती है, अपडेट के लिए भी होती है। देखो हम क्या क्या करते हैं, देखो एक हम डेटा रीड कर रहे होते हैं, हम जर्नली किसी भी काम करने लगते हैं तो हम ये 4 काम करते हैं, जिसको कहते हैं क्रड ऑपरेशंस। क्या कहते हैं? क्रड। बस आपको किसी भी चीज में आओ, क्रूड या क्रड कहते हैं, कोई क्रूड कहता है, क्रूड कहता है, क्रड कहता है, ये 4 ऑप्शंस जो आप करते हैं, CRUD, C फॉर क्रिएट, आप कोई डेटा क्रिएट करते हैं, मतलब आप गए, सबसे पहले आपने फेसबुक पे जाके अपनी आईडी बनाई, तो ये क्या की? क्रिएट हो गया। कौन सा मेथड चला बेटा? खामोशी से चले जाओ अगर जाना है। क्रिएट का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, आप जब उसको ऑन करते हो ना, अब आईडी बन गई, लॉगिन करके मैं देखूं तो सही, लॉगिन करने गए, आपने डेटा मंगवाया, ये रीड हो गया डेटा, क्रिएट भी हो गया, रीड। अब आपने कहा अरे पिक्चर चेंज करता हूं, गए अपडेट कर दी, ये क्या हो गया? अपडेट हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से बिल्कुल मैं एग्जांपल एक पे नहीं दे रहा, और आप गए, आपने जाके देखा कोई पोस्ट डाली, अब आपने कहा इस पोस्ट को डिलीट कर देता हूं, तो ये डिलीट की रिक्वेस्ट चली। तो क्रड ऑपरेशन बेसिक्स है। आपको अगर ये किसी भी वेबसाइट को उठा लो, ये 4 ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं हो रहा होता, चाहे जो ऑटो पे चल रहे हैं वो भी। मजे की बात बताऊं, अभी जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट्स लगती है ना, वो लगती हैं हमें ये इसकी, ये जिसको कहते हैं ना क्रिप्टो करेंसीज की वेबसाइट बहुत टफ होती हैं। ई कॉमर्स भी इतनी टफ नहीं है, क्रिप्टो बहुत, क्योंकि डेटा हर वक्त लाइव रहता है। आपने अगर बाइनेंस की ऐप देखी हो, या उसकी है वो एक था ना बीच में बहुत ज़्यादा ऐड चलता था यार, वे फॉरेक्स ट्रेडिंग का, ऑक्टा फॉरेक्स के नाम से एक दो, हाँ ऑक्टा FX है, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग का है, इस तरीके से 3-4। इन वेबसाइट पर आप जाओ, आपको पता चले डेटा मिनटों में लाइव चल रहा है बहुत। अब ये है, लेकिन एट अ टाइम, हर मिनट हर सेकंड के अंदर कुछ अपडेट हो रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ अपडेट हो रहा है, कुछ डिलीट हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, पूरे के पूरे क्रड ऑपरेशंस चल रहे हैं। कोई क्रिएट हो रहा है, कोई डिलीट हो रहा है, कहीं अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरे क्रड ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो अगर आपको ये क्रड ऑपरेशंस अच्छे से हर गेम पर आ जाए, और डेटाबेस में भी यही होता है, डेटाबेस खाली पड़ी, एक डेटा क्रिएट हो गया, आप उसको मंगवा के चेक करना चाहते हो, रीड हो गया, आप उसको अपडेट करना चाहते हो, यू वाला काम हो गया, यानी कि क्रड के अंदर से, और डिलीट कर दोगे तो डिलीट हो गया। बेसिक वेब के अंदर, ऐप के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर ये 4 ऑप्शन क्रड है। आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ ना, आपको कोई भी काम करना है, 4 काम करना सीख लो उस लैंग्वेज में। बोलो आप कहीं पे गए ना, यार लैंग्वेज में क्या सीखूं, नहीं, उसको बोल भाई मुझे बस क्रड सिखा दे। अगर उसने आपको क्रड दिखा, और क्रड भी लाइव डेटा पे, मतलब सॉफ्टवेयर का आप .NET पे काम करने जा रहे हो,
उसने कहा क्या सीखेगा, मैं तुझे डॉट ना, बोले भाई मुझे 2-4 सिंटैक्स बता दे क्या क्या होते हैं इसमें, एरे लूप वूप कैसे चलता है उसके सिंटैक्स बता दे, और मुझे एक ना कोई सॉफ्टवेयर में कुछ भी एक आइकन बनाना, उसको डिलीट करना, उसको अपडेट करना, एक डेटा को सिखा दे, बस इतना काम सीख गए, बाकी सब आपको आ जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी लैंग्वेजेस में सारा काम एक जैसे, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होंगे, कुछ की प्रोटोकॉल्स चेंज है, जैसे ऊप आ गया उसके अंदर कंडीशंस चेंज है, ऊड के अंदर थोड़ा सा मेथड चेंज है, कुछ चीजें हैं जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, यार ये ऐसे नहीं काम होता, ऐसे नहीं काम होगा, ठीक है, एरे को डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर सकते कहीं, तो ये छोटी बहुत थोड़ी बहुत है, वो डॉक्यूमेंट में आपको समझ आ जाएगी। अब आते हैं यहाँ अपने इस पर, मैंने बनाना है एक्सियोस। एक्सियोस का सिंटैक्स इतना सिंपल है यार, क्या बोलूं। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले आप आओ गूगल पे, क्योंकि मुझे याद नहीं है, यहाँ आके देखूंगा, आपको भी सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद आप इधर आ जाओ, पता नहीं कौन सी वेबसाइट है, कौन सिखा रहा है एक्सियोस, अरे एक्सियोस का मेथड यहाँ कहीं था ना, अच्छा HTTP खोला हुआ है इसलिए वो दे रहा है, ये रहा। हाँ यहू बाबा खोल लो, कोड विद हैरी खोल लो, पता नहीं होता ना, टैगन खोल लो, किसी का भी चैनल खोलो, npm इंस्टॉल एक्सियोस, इसको उठाओ, यहाँ आओ, कंट्रोल शिफ्ट ये लगाओ, नया वाला खोलो, इसको ये करो, एंटर मार दो। अच्छा, और जब भी ना, एक मजे की बात, अगर आप कोई नई चीज ट्राई करने लगे ना रिएक्ट के अंदर, किसी ने बोला यार ये वाला काम करो, ये एक लाइब्रेरी है, तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो शुरू में मत देखो, मैं कहता हूँ वीडियो देखोगे ना वो आपको खराब कर देंगे, वीडियो वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में वीडियो देखोगे, क्योंकि वो आपको बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गेट करना बता देंगे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी यहाँ से, वो सब की सब रह गए, उसने एक काम करके दिखा दिया, खत्म, आप बोलोगे अब यही है, बस वही है। इससे अच्छा ये आप पहले डॉक्यूमेंट में जाओ, ये देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, जो जो ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, अब आपके पास सर्चिंग करने के लिए इतनी बड़ी लिस्ट है, यूट्यूब पे जाओ, ये सर्च करो, ये सर्च करो, ये सर्च करो, ये सर्च, फिर आपके पास ढेर सारा मटेरियल हो जाएगा, समझे बात। तो उस लाइब्रेरी के जाके इंडेक्स उठा लो, इंडेक्स मिल गया, बाकी चीजें हो जाएंगी। अब ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसलिए मुझे इसको अभी इंस्टॉल करना पड़ रहा है। ये जैसे इंस्टॉल होगा आपको पता है ये कहां पर आ जाएगा, इसका डेटा हमारे पास पैकेज जेसन के अंदर, वो तो इंस्टॉल होगा ना, इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास पैकेज जेसन में आ जाएगी, आपके पास एक्सियोस इंस्टॉल है। अच्छा, अब यहाँ मेथड भी पढ़ लेते हैं, देखो एक्सियोस पर आए, पहले इंस्टॉल करो, उसके बाद इंपोर्ट करना है एक्सियोस को एक्सियोस से, उसके बाद ये इसका मेथड है, पहले एक्सियोस डॉट गेट का मेथड होता है, हमेशा पहले गेट का ही चलाते हैं, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, यूआरएल दिया हुआ है। यूआरएल किसका है, ये कौन सा यूआरएल होगा, स्टार्ट में बताया था, ये आपको बैकएंड डेवलपर देगा, एपीआई का यूआरएल होगा, ठीक है। अब मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है कि मैं बैठ के यहाँ एपीआई बनाऊं, हम एक काम करते हैं, गिटहब डॉट यूजर्स के नाम से एक एपीआई, गिटहब हब डॉट यूजर्स, वो बहुत लंबी हो जाएगी, वो समझाना मुश्किल हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, आगे के लिए तो बेटर है यूजर्स एपीआई कुछ करके यार, यूजर्स डॉक्स या एपीआई गेट ऑथेंटिकेशन, ये रहे यूजर्स, तो ये रहे, इसकी वो नहीं मिल रही, एपीआई कहाँ यार, रेस्ट एपीआई, 1 सेकंड कोई और उठा लेते, गिटहब डॉट यूजर की एपीआई है यार, लोकेशन सब है, इसका लिंक नहीं है ना, ये यूआरएल दे रहा है डॉट जेसन, लेट मी चेक, नहीं नहीं यार, ये तो यहाँ दे रहा है, जब तक वो इंस्टॉल हो गया, हाँ ये तो हो गया, ये क्या कर दिया, इसको करते हैं बंद, इसको भी करते हैं बंद, खैर आते हैं, पहले नंबर पे हम यूआरएल लेकर आएंगे, उसके बाद बाकी काम होगा। पहले मैं एक काम करूंगा, कॉन्स्ट यूआरएल, ये यूआरएल क्या है, लिंक है, इसके अंदर मैं यहाँ पर लिंक पास कर दूंगा उस एपीआई का। पहला काम क्या करना है, आपने वो लिंक लेना है, बैकएंड डेवलपर या जो भी आपको लिंक दे रहा है जहां से एपीआई उठानी है वो। दूसरा काम है आपने एक्सियोस लिखना है, एक्सियोस, ठीक है, ये लिख के टैब दबाओगे ऊपर खुद आ जाएगा इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब एक्सियोस डॉट लगाओगे, इसके मल्टीपल मेथड है, गेट भी है, पोस्ट भी है, ठीक है, डिलीट भी है, इस तरीके से मल्टीपल है। अभी हमें सिर्फ पढ़ना है गेट, आप लिखो गेट,
गेट रिक्वेस्ट पड़ी, गेट के अंदर जो गेट का फंक्शन है उसके साथ ये एक चीज लेता है। अच्छा ये एक गेट लेता है, दूसरा डॉट लगा के लेता है देन, तीसरा ये डॉट लगा के लेता है आगे कैच। ये बस ये तीन चीजें असल में उठा रहे हैं, ठीक है। एक्सियोस गेट, पहले गेट का मतलब गेट की रिक्वेस्ट भेजो कहां पे, इस यूआरएल पे जो पास करेंगे। गेट के अंदर क्या आता है, सिर्फ ये यूआरएल आता है। ये आप यहां डायरेक्ट देखो ये यूआरएल लिखा है, सर वहां तो चेंज है, यहाँ तो मेथड चेंज है, यहाँ मेथड चेंज नहीं है, उसने क्या किया है ये यूआरएल ऐसे लिखा है। तो आप जो यहाँ लिखने वाले हो ना स्ट्रिंग के, यहाँ सेव कर सकते हो, वरना चाहो ऊपर यूआरएल लिख के यहाँ यूआरएल पास कर दो, हो गया। दूसरी चीज इधर चलेगी क्या, डॉट देन चलेगा, इधर क्या चलेगा, डॉट कैच चलेगा। कैच क्या होता है, कैच अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट गई और सर्वर बंद है, बिजी है, कुछ है, तो क्या एरर देना है वो है, ये वो है, ठीक है। और अगर देन कब चलेगा कि सर्वर पे रिक्वेस्ट चली गई है, रिक्वेस्ट सर्वर ऑन था, सर्वर तक पहुंच गई है, अब रिक्वेस्ट जा चुकी है, एक्सेस हो रही है, लेकिन सर्वर आपको डेटा नहीं दे रहा। अब वो 100 मसले हो सकते हैं, सर्वर बोल रहा है आपकी तरफ से यूजर आपको मिल गया, आपने कहा हाँ मिल गया, डेटा भेज दो आगे, भेज दिया, सर्वर में वो यूजर का कोई इशू हो गया, तो बोलेगा सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अक्सर होता है आप मोबाइल एप्लीकेशन या कुछ चला रहे होते हैं, फ्रंट एंड से डेटा चल रहा होता है, लिखा हुआ होता है सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो वहां होता है सर्वर से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। तो यहां पर, तो यहां कैच चलता है और यहां चलता है रिस्पॉन्स। अच्छा ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, हाँ ये दोनों एक एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं। तो आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो, ठीक है भाई, दोनों कॉल बैक फंक्शन लेते हैं। अच्छा ये वाला कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, ये रिस्पॉन्स देता है, क्या देता है, ये मैंने वो पैरामीटर पास किया, वो आर्ग्यूमेंट पास किया, आप कुछ भी दे सकते हो पैरामीटर, सॉरी, यहाँ आप जो देना चाहो, रिस्पॉन्स देना चाहो रिस्पॉन्स दे दो, कुछ और देना चाहो। और यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये देता है आपको एरर, मैंने नाम दिया एरर, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन तरीकेकार ये जब एरर देगा तो एरर, यहाँ आप कंसोल पे प्रिंट करा सकते हो, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स में जो आया है वो मुझे दिखा दे, और यहाँ पे भाई एरर जो आया है वो दिखा दे, कंसोल डॉट लॉग, और जो एरर आ रहा है वो दिखा दो मुझे, ठीक है। यहाँ जो लिखा है अभी एग्जांपल के तौर पे, भाई ये आपकी गेट और इसकी रिक्वेस्ट चल गई, ये असल में पूरा मेथड है एपीआई इंटीग्रेशन का। कोई मुश्किल है, ये बहुत आसान है। एक्सियोस डॉट, कौन सी रिक्वेस्ट चलानी है, अभी डेटा चाहिए तो गेट की चलाओ, डॉट देन, देन अगर मिल जाए तो क्या चलना है, ट्रू पे ये चल रहा है, और फॉल्स के लिए एरर चलेगा। इन दोनों में कॉल बैक फंक्शन है, दोनों के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट है, वो लेता है डेटा। अच्छा यहाँ कंसोल पर आप जरूरी नहीं, ये नहीं, आप यहाँ कंसोल पे प्रिंट करा दो सर्वर चल गया, और उस पर प्रिंट सर्वर नहीं चला, ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सही है। अच्छा अब एक काम रह गया एपीआई इंटीग्रेशन वाला, उसके लिए मुझे एक एपीआई चाहिए, गूगल से कोई एपीआई उठा दूं यार, गिटहब यूजर टॉपिक्स में एपीआई आती है सारी की सारी यार, मुझे याद नहीं है, एक लिंक से मिल जाती है, लिंक कहाँ है, ये बनी बनाई दे रहा है मसला, ये पूरी पूरी सर्वर की, ये सर्वर बना के फिर एपीआई डालनी पड़ेगी यार, ये है मैंने अच्छा हाँ एक मिनट, इसमें दिया होगा ना, ये चला लेते हैं, api.github.com, api.github.com/users, चलो ये सामने ही थी, यही चला देते हैं, /users, कंट्रोल एंटर, जबरदस्त है। मुजम्बो शिजम्बो जो भी हैं, इनकी आपके पास क्या आ गई, एक एपीआई आ गई, ये पूरी एपीआई है। ये क्या है, ये असल में यूजर है, ये सब के सब कौन है, ये यूजर है। देखो इसमें दिया होगा अवतार यूआरएल, इस पे कंट्रोल दबा के क्लिक करो, ये कोई बंदा है गिटहब के ऊपर, उसकी इमेज आ जाएगी, ये बंदा है जिसका असल में रियल में अकाउंट है, ये इमेज इसलिए देखी लगी, ये रहा बेटा, तू गाँव नहीं गया था, ये मेरे सामने ये वीडियो खोली हुई थी, यहीं से ये लिंक नजर आ गया। खैर अब इसको बंद करते, ये देख लेना, नहीं गिटहब ने ये गिटहब ने असल में दी हुई है रैंडम एपीआई, क्या दी हुई है, रैंडम एपीआई, ये गिटहब ने खुद दी हुई है आपको प्रैक्टिस के लिए फॉर्मेट में। असल में इनका कोई पासवर्ड या वो सब एक्सेस नहीं कर सकते आप, इसकी 2-4 चीजें बस वही एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये रैंडम दी हुई है, कुछ पॉपुलर लोगों की होगी इस टाइप के। खैर ये आ गया, अब इस एक्सियोस का काम यहाँ तक, रिस्पॉन्स और एरर ये रहा। अब इसको जरा मैं टच, इसको यहाँ आता हूँ, जी जी जाओ, अब यहाँ आता है, इस पर एपीआई तो मिल गई, इस एपीआई को यहाँ कॉपी करता हूँ, ये जो यहाँ मिली है ना, इसका लिंक ये वाला एपीआई का कॉपी किया, ये इस यूआरएल पर फेंक दिया,
चल गया। बस आओ चेक करते हैं अभी क्या रिजल्ट में आता है। इंस्पेक्ट पर आओ, कंसोल पर आओ, एक ऑब्जेक्ट मिल गया। इस ऑब्जेक्ट में क्या है, डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें यहाँ डेटा है। डेटा का मेथड होता है एडेप्टर में, ये रहा डेटा। डेटा में क्या है, सारे यूजर्स आ गए। वो था ना मुजम्बो शुजम्बो, ये रहा। आपको अगर ये एक्सेस करना है ये वाला डेटा, तो इसमें रिस्पॉन्स में हमेशा आपको एक चीज मिलती है जो कि होता है डेटा। जब आप एपीआई बनाते हैं उसके अंदर रिस्पॉन्स में हमेशा डेटा आता है। ये ब्राउजर की सेटिंग है अपनी एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लिए। यहाँ आ गए और यार ऐप दोबारा बंद हो गया, ये रहा। ठीक है, ये आपने सेव किया। यहाँ आओ, देखो आपको क्या मिल रहा है, सारे 30 यूजर हैं इसके अंदर, 30 के 30 मिल गए। और मैं 30 के 30 के नाम आपको प्रिंट करके दिखाऊं, 30 के 30 के नाम प्रिंट कराने, आपने ये रहा, आप ये सब के सब नाम यहाँ इस पे प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पे लाकर इन सारे यूजर्स को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये सारे के सारे यूजर आपको कहाँ, रिस्पॉन्स की जगह मिल गए। अब इस रिस्पॉन्स को आप किसी एरे की फॉर्म में लो, इसको आप आगे जाके सेट कराओ, डिलीट कराओ, कंसोल कराओ, जो आपका दिल करे करा सकते हो। अच्छा एरर पे, एरर में मैं ये बोल देता हूँ बिलफर्स कंसोल पे सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब ये तब आएगा एरर जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं यहाँ, अलर्ट सलर्ट भी दे देते हैं कंसोल पे। अभी तो एरर चल रहा है, आओ इधर कुछ छेड़छानी करते हैं। रिक्वेस्ट गई सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि सर्वर पे आप जिस सर्वर पे आप भेज रहे हो वहां कुछ है ही नहीं, इसलिए। अच्छा ये भी कर सकता हूँ, चलो डेटा ओके है, मैं बोलता हूँ जब सर्वर चल जाए ना तो कंसोल पे ये डेटा ना दिखाए, मुझे सिर्फ बता दे सर्वर चल गया, सर्वर चल गया। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं, नीचे मैसेज आ गया सर्वर चल गया। समझ में आई बात? ठीक है, सर्वर चल गया, वहां से सर्वर चला तो आई थिंक 1 मिनट इंटरनेट बंद कर देते हैं, ये ना बाद में कनेक्ट ही ना हो। ठीक है, अभी भी चल रहा है, देखो सर्वर बहुत अच्छा सर्वर है। 1 मिनट में भी डेटा लोड हुआ, वैसे सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, डेटा बंद हो चुका है, पीछे सर्वर पे रिक्वेस्ट जा नहीं पा रही है, तो बोल रहा है सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ सर्वर ही नॉट रिस्पॉन्डिंग, एप्लीकेशन तो चल रही है आपकी, फ्रंट एंड तो चल रही है ना। इसलिए अगर फ्रंट एंड ना चले तो क्या आएगा, तो भाई ब्राउजर बोलेगा इंटरनेट कनेक्ट कर, भाई इंटरनेट ही नहीं है तो ब्राउजर कैसे चलेगा। हम बोलेंगे हमारी तो चल रही है, हमारी अभी लोकल पे चल रही है। अगर मैं इसको नेटलीफाई पे लाइव कर देता अपनी एप्लीकेशन को, फिर तो नहीं चलता ना, फिर तो मैं भी नहीं चला पाता, तो ब्राउजर एरर देता। तो यहाँ पर सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला काम आ चुका है। अब आते हैं इसको अल्लाह अल्लाह करके इसको बोलते हैं कनेक्ट हो जा। 50 डॉट सुफा गया है। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं और यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सर्वर चल गया दोबारा से। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है? सारे यूजर ज़रा यहाँ पर आ गए, हमने एक्सियोस के ऊपर ये काम देख लिया भाई ये किस तरीके से चलेगा, डेटा देख लिया यहाँ पर आ गया। अब मैं ज़रा ऐसे ही ना इस डेटा को वो करवा देता हूँ, सारे यूजर ने इसमें से सिर्फ नाम भेजता हूँ। क्या चीज़ भेज देता हूँ? सिर्फ नाम। तो मैं कंसोल डॉट लॉग पर लाता हूँ पहले, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या था? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या था? डेटा था। ठीक है, डेटा आ गया, डेटा। अब ये डेटा किस में आया है आपको खुद समझना पड़ेगा। डेटा क्या है? डेटा में क्या मिला है? एरे मिला है। तो अगर एरे मिला है ना, तो एरे के आगे अगर मैं ऐसे करूं 0, तो सिर्फ पहला ऑब्जेक्ट देगा। ये पहला ऑब्जेक्ट दे दिया, एरे में पहला ऑब्जेक्ट ये रहा। अच्छा मुझे चाहिए मुजम्बो चाहिए, सिर्फ इनका मुजम्बो का की क्या है? लॉगिन होता ना, जैसे नेम इज इक्वल टू दिस, और ये इसमें इसका की क्या है? मुजम्बो है। ठीक है, ये है तो डॉट लॉग, ये आ गया पहले वाले पे डॉट लगाया, मतलब ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, और मैंने कहा लॉगिन दिखा दो, लॉगिन। ये ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, आप उसके साथ खुद ही खेलोगे। रिफ्रेश, मुजम्बो आ गया। अब एक काम करते हैं, इस पूरे को मैं मैप मेथड में प्रिंट भी करा सकता हूँ। अगर मैं मैप में प्रिंट कराऊँ तो क्या मिलेगा मुझे? सारा का सारा डेटा प्रिंट आउट हो जाएगा। चलो यहीं करवा देता हूँ। वैसे ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, डॉट डेटा आ गया, डेटा पर आते हैं डॉट एमएपी मैप। अबे यार डॉट मैप पे ये चलता है, क्या होता है? ये लेता है, ये लेता है, ये लेता है, ऐसे होता है। और आते हैं आइटम्स, आइटम्स, और मैं कर देता आइटम्स में, हमें आइटम्स मिल गया, और कंसोल पे ही प्रिंट कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आइटम्स
डॉट लॉगिन। आइटम्स के अंदर क्या चाहिए, आइटम्स मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में चाहिए लॉगिन चाहिए, ये प्रिंट करा दिया। सेव करते हैं, आइटम्स है, आइटम्स नहीं है, सारे नाम आ गए, ये लो। हाँ, यहां तक बात समझ में आई, समझ आई, गुड है। बस अब आपने पहला काम यही करना है, अच्छे से सिर्फ इस एक github.user वाला है, इसको भी रट लो वरना बहुत आसान है। देखो api.github.com/users, ये वाला आप जो है एयरफोर्स शेयर पे लिख लो जैसे समझ आए। और ये इसका मेथड है, बहुत सिंपल सा, आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, इतनी वीडियो है। बस एक्सियोस को एक्सेस करना और उस किसी एपीआई से डेटा निकालना आ गया। अच्छा, ये हर एपीआई के अंदर यही होता है, आइटम्स डॉट डेटा जैसे। अब डॉट अगर किसी में चेंज हो तो क्या मसला है। जब मैं आपने देखो फर्स्ट टाइम ये प्रिंट कराया था, आप एक बात जानते हो नहीं, फर्स्ट टाइम आपने यहाँ कराया था, देन में ये सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। आपने यहाँ जब कंसोल कराया था, कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स प्रिंट कराया था ना पहले, तो रिस्पॉन्स में देख लो ना भाई, शुरू में क्या है, ये आ रहा है। इसके अंदर जाके देख सकते हो एरे आ रहा है, यहाँ कहीं ढूंढो स्ट्रक्चर में, रिक्वेस्ट देखो, इसके अंदर आपको डेटा मिला था, ये रहा। किसमें है एरे, अगर ये कॉन्फ़िग में होता तो मैं कॉन्फ़िग से निकाल लेता। अभी डेटा मेरा ये, यहाँ अगर लिखा होता पर्सन्स तो मेरे पर डॉट पर्सन्स लिखता, समझे बात। तो मुझे इसके अंदर कहाँ से मिल रहा है डेटा, डॉट डेटा से, तो मैं डॉट डेटा लिखूंगा। अब एरे एक्सेस हो गया। अब एरे नहीं जरूरी, कभी कभार ऐसा होता है ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एरे बने हुए होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे होता है, तब भी सही है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हम बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे। समझ गए यहाँ तक बात, क्लियर है, गुड है। बस इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, कल हम इससे डेटा उठाएंगे, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लॉगिन करवाएंगे इन्हीं यूजर्स को लाइव। तो फिर क्या होगा, ये वो यूजर्स हैं जो वहां पर लॉगिन करते हैं गिटहब पे, वो यहाँ पर भी लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर भी। असल में गूगल के साथ भी यही हो रहा होता है। गूगल है ना, आप अक्सर वेबसाइट पे जाते हो जैसे ही, तो आप क्या करते हो, लॉगिन लिखा हुआ था ईमेल से, साइन अप करो अकाउंट बनाओ, कभी लिखा होता है गूगल, क्लिक करते हैं, गूगल की एपीआई मिलती है इस तरह से, वो गूगल की एपीआई लेके अटैच कर देते हैं, अगर इस बंदे का गूगल पे अकाउंट है तो लॉगिन हो जाएगा, ये बोलता है। लेकिन ये नहीं होता, उस वेबसाइट वाले को कभी भी आपका गूगल का ईमेल और पासवर्ड नहीं मिलता, क्योंकि आपने देखा है कि आप जब लॉगिन करते हो गूगल पे तो उसकी वेबसाइट के अंदर नहीं खुलता, साइट पर एक अलग से गूगल का वो खुल जाता है, या तो न्यू टैब खुलता है, या तो पॉपअप मैसेज आता है, या तो मोडाल आता है गूगल का अपना, उस पर आप इंटर करते हो, और वो भी पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी प्रोफाइल होती है, क्लिक करते हो ऑटो लॉगिन हो जाता है, क्योंकि क्रोम ब्राउजर होता है। क्रोम के अलावा कोई और ब्राउजर हो फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा अलग से पूरा सिस्टम, लेकिन क्रोम पर ही है। तो वो क्या है, उस वेबसाइट ने एपीआई गूगल की अटैच की होती है, और सिर्फ इतना होता है, उसको कुछ नहीं पता चलता, वो ये कहता है, रिक्वेस्ट भेजता है गूगल को कि गूगल एपीआई उठाता है, एपीआई आपने जो क्लिक किया वो एपीआई जाती है गूगल के पास, वो चेक करता है अगर गूगल का सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है इसको तो लॉगिन है, अगर नहीं कर रहा तो लॉगिन नहीं है, बस इतना सा गेम होता है। और फिर जब अगर लॉगिन कर गया तो वो गूगल पे कुछ डेटा नहीं जाता, बिल्कुल कैनवा आपने लॉगिन किया हुआ गूगल से, तो गूगल पर डेटा नहीं गया, वो कैनवा पर डेटा चला गया, ठीक है। अब वो कैनवा क्या करता है, आपको अपनी आईडी अपने मेथड से याद रखता है, भाई ये पता होता है ये यूजर गूगल से आया था, लेकिन वो आपको अपनी तरफ से आईडी और बाकी चीजें प्रोवाइड करता है। समझ गए कहानी, गेम समझ आ रही है ना किस तरीके से चल रही है, बस इसको आपने अच्छे से देखना है, बाकी इंशाल्लाह हम आगे काम करेंगे इसके ऊपर बेहतरीन करके, आपको और चीजें समझ आ जाएंगी। जी थोड़ा सा रिपीट, गला खुश्क हो गया वैसे, चल तू कह रहा है इतने मोहब्बत से तो रिपीट कर देता हूँ। क्या रिपीट करना है बता। आइए कल, क्या बोला, एपीआई फैच करो। अच्छा भाई बड़ा सिंपल है एपीआई फैच करने का, ये मेथड नहीं देखा आपने पूरा, नहीं देखा, अरे वैसे वीडियो में है, बड़ा सिंपल है, मैं बता देता हूँ। तरीकेकार ये होता है, आपने कॉन्स्ट यूआरएल बनाया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर आप एपीआई लगाते हो, एपीआई आपको बैकएंड डेवलपर या कोई देता है, बिलफर्ज हमारे पास ये एपीआई है, हमने ये गूगल से निकाली है लाइव। इधर आने के बाद एक्सियोस का मेथड, जो आपने एक्सियोस आप लिखते हो एक्सियोस, इस एक्सियोस को ऊपर इंपोर्ट लाजमी किया हुआ है, आप लिख के टेब मारोगे खुद हो जाएगा, बेटा शोर नहीं, 2 मिनट इसको समझने दो। एक्सियोस डॉट आप गेट चला रहे हो, गेट क्यों, क्योंकि हमने डेटा लेना है, गेट का मेथड, डॉट देन का मेथड, डॉट कैच का मेथड।
अच्छा ये जो गेट है ना, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर यूआरएल आता है। आप चाहो तो ये स्ट्रिंग पूरा कॉपी कर लो, यहाँ यूआरएल नहीं बनाओ। अब वो आसान तरीका ये है, यहाँ पर ऊपर बना के यहाँ सिर्फ वेरिएबल पास कर दो। ये बोलता है कि गेट की रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है, इस वाले एड्रेस पे भेजनी है कि डेटा गेट करो। अब देन में क्या है, देन डॉट लगा हुआ है नीचे भेज दो, और कैच में क्या है, डॉट लगा हुआ नीचे फेंक दो। अब कैच और देन दोनों एक ही काम करते हैं, ये दोनों लेते हैं असल में एक एक कॉल बैक फंक्शन। ये क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, और ये क्या करता है, अगर कोई एरर आया तो वो बताता है। आप चाहो तो एरर भी प्रिंट करा सकते हो, चाहो तो ये, क्योंकि सर्वर से आप चाहो ना 404 एरर आ रहा होता है, अरे सर्वर कभी कभार आता है 405 भी आता है, कभी 550 भी आ रहा था, 501 भी हो, कुछ भी हो सकता है। वो एरर ये क्या अपनी तरफ से बता रहा होता है, नहीं, सर्वर भेजता है वो एरर, सर्वर भेजता है इसको यहाँ एरर में वो एरर मिलता है और ये प्रिंट करा देता है। रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स मिलता है, वो रिस्पॉन्स करवा देता है। बाज़ औक़ात देखो कभी कभार होता है डेटा घूमता ही रहता है और सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग ब्राउजर की तरफ से आता है। बाज़ औक़ात वेबसाइट से ही आता है कि साइट बिजी है ना। कुछ वेबसाइट होती है जैसे बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में होता है, आपको मैसेज कर देते हैं आज इतने बजे से इतने बजे तक हमारी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। आप उस टाइम एप्लीकेशन ऑन करो तो वो ये नहीं, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग ब्राउजर वगैरह की तरफ से नहीं आएगा। वो एप्लीकेशन पे जैसे ही आप डेटा लिख के एंटर करते हो, उन्होंने यहाँ से क्या होता है, रिस्पॉन्स बिल्कुल बंद किया होता है, एरर ऑन कर देते हैं, या रिस्पॉन्स में वो सिर्फ एक मैसेज भेज देते हैं, उसमें क्या होता है कि सर्वर नॉट, या हमारी ऐप अभी बिजी है, समथिंग वेंट रॉन्ग, हम बाद में आपसे कांटेक्ट करेंगे, इस तरीके से। तो ट्राई थोड़ी देर बात करें ये यदि अब यहाँ पर क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स कर दो आप, ठीक है, और वरना यहाँ कुछ भी मैसेज प्रिंट करा सकते हो। और यहाँ पर आ जाओ कंसोल डॉट लॉग, इधर भी डॉट लॉग, और ये है बिल्फर में बोल देता हूँ सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, और यहाँ आप लिख सकते हो सर्वर, मैं लिख देता हूँ सर्वर चल गया, ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ आप इंस्पेक्ट कर लो जी, एक मिनट बेटा हटा रहा हूँ। यहाँ क्या एरर है भाई, एरर बताओ। ये आगे रिस्पॉन्स में मुझे डेटा मिल गया, ठीक है। अच्छा डेटा नहीं, मैंने तो सर्वर मंगवाया, क्या एरर है, क्यों कहाँ लिखा हुआ है यार अल्लाह, ठीक है, ये सर्वर चल गया है, ठीक है चल गया। आप यहाँ से अगर इंटरनेट में बंद कर दूं तो ये सर्वर नहीं चलेगा, क्योंकि वो लाइव सर्वर है, उस पर रिक्वेस्ट की है, तो बोलेगा सर्वर नॉट। अब इस सर्वर में रिस्पांस में मैंने मैसेज तो प्रिंट करा, मुझे मिला क्या, मिला क्या है, रिस्पांस चेक करो। रिस्पांस क्या है, जो सर्वर ने भेजा है, सर्वर ने ये एक चीज भेजी है, इसमें क्या है, एक एरे है जिसमें 30 का डेटा पड़ा हुआ है, मुझे ये डेटा एक्सेस करना है। देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा वाला निकालना है, तो क्या करूंगा, इसके आगे डॉट डेटा लगा दिया, देखो 30 बंदों का एरे मिल गया जिसमें ये, अब एरे मिल गया। अब इस एरे को मैं जैसे चाहूँ, अगर मैं लिखूँ एरे के आगे 0 तो पहले वाले का डेटा प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर से भी नाम चाहिए तो कर दूँ डॉट लॉगिन, तो पहले वाले का नाम प्रिंट हो गया। मैं करूँ इसके साथ 2 तो दूसरा नंबर पे जो होगा वो होगा, दूसरे नंबर पे नहीं, मतलब दूसरे इंडेक्स पे, हाँ ठीक है। 1 लिखूंगा तो ये 3rd नंबर पे और दूसरे इंडेक्स पे, समझ के बात, ऐसे डेटा एक्सेस करना होता है बस। बाकी इसको एक दफ़ा वीडियो देख लेना, बहुत हमने भाषण झाड़े